और बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए वापस हम ले लेते हैं क्लास 12th का, जो हम ले रहे थे पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म कैसे एबायोटिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्स देता है। फिर हमने बहुत सारे अडेप्टेशन के बारे में देखा। ये डिलीट हुआ है पोर्शन, बट एक जनरल नॉलेज के लिए हमें ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला आपका पोर्शन लिया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं, विच इज़ व्हाट, पॉपुलेशन के बारे में। ये हमारे सिलेबस में है, तो अब इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सो पॉपुलेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। So in nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in group in a well-defined geographical area, share or compete for similar resource, potentially interbreed, and thus constitute a population. ठीक है ना? तो पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ और स्पीशीज़ है, मतलब जो एक एरिया में रह रही है, एक सर्टेन डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रह रही है, सिमिलर रिसोर्सेज को या तो शेयर करके रहते हैं या फिर उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं, और इस तरह से एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population फॉर द पर्पज़ ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को ही हम कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज वेल। ऑल द cormorants in a wetland, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest track, bacteria in a culture plate, lotus plant in a pond are some example of a population. तो सब जगह एक population आपको बताया है. In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with a change environment, it is at the population level that natural selection operate to evolve the desired trait. समझे इसका मतलब क्या, कि एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा, उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। अगर उसके हिसाब से वो एडजस्ट हुआ, अडेप्ट हुआ, तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो नेचर क्या कर रही है, बेस्ट को सेलेक्ट कर रही है, और जो बेस्ट नहीं है वो वहाँ से ही एक्सटेंट हो जाएगा। तो जितने भी डिज़ायर ट्रेट्स है जो नेचर चाहती है कि ये आगे प्रोसीड हो, वो डिज़ायर ट्रेट ही आगे प्रोसीड होंगे। So population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. ठीक है ना? तो population ecology में हम ecology तो पढ़ रहे हैं, but we are talking about the population, उसका evolution कैसे हुआ, उसकी genetics, everything we are also discussing in this one. So a population has certain attributes whereas an individual organism does not. अब ये कुछ differences हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें लग रहा है कि क्या ये जनरलाइज दे रखा है, बट इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उसके कुछ और पॉइंट्स हैं फर्दर, बट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा। पहला डिफरेंस ये आपकी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है पॉपुलेशन के लिए, या जो भी है, राइट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ। अब इंडिविजुअल के केस में हम बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है या डेथ हुआ है, बट पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो एक पॉपुलेशन के लिए बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ इस पॉपुलेशन की बर्थ रेट क्या है या इसकी डेथ रेट क्या है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। ठीक है ना? एक कैपिटा मतलब एक पर्टिकुलर जगह की बात, एक यूनिट लिया कि उस पर कैपिटा में कितनी बर्थ या डेथ हो रही है, उसी को हम रेट बोल रहे हैं विद इन अ टाइम। ओके, The rates hence express are change in number, increase or decrease with respect to member of the population. अब ये rates कैसे बता कर रहे हैं कि और जैसे कि ओरिजिनली 40 पीपल है, अब उसमें और 4 लोगों का बर्थ हो गया है, तो अब पॉपुलेशन कितना रेट हो गया है, क्या रेट से वो बढ़ रहा है, बर्थ रेट क्या है, लाइक दिस। सो हेयर इज एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, taking the current population is 28. We calculate the birth rate. Birth rate क्या होगी, 8/20. 8 न्यू ऐड हुए, और ओरिजिनली कितने थे, 20 थे। 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ये बर्थ रेट है। क्या है ये, बर्थ रेट है। इतने ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर बन रहे हैं। If 4 individual in a laboratory population of 40 fruit flies died, अब अगर 40 fruit flies है उसमें से 4 मर गए during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/40, यानी 0.1 individual per fruit fly per week. समझे?
पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ये उसकी डेथ रेट है. ओके, सो अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशो. एक हो गया एट्रीब्यूट, क्या हो गया, डेथ रेट एंड बर्थ रेट. दूसरा है सेक्स रेशो. एन इंडिविजुअल को हम बात करते हैं कि इधर इज अ मेल और अ फीमेल, हम ऐसे ही बात करते हैं, बट पॉपुलेशन के केस में वी टॉक अबाउट सेक्स रेशो. लाइक फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल, तो हम इसमें सेक्स रेशो निकाल सकते हैं. सो अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, है ना. एक पॉपुलेशन में अगर आप बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है एक ही एज के पीपल हो, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें अडल्ट भी हो सकते हैं, उसमें ओल्ड एज पीपल भी हो सकते हैं. इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एज पिरामिड. ठीक है ना. अगर डिफरेंट एज के पीपल को एक प्लॉट किया जाए तो हमें एज पिरामिड मिलेगा. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन the age pyramid generally show age distribution of male and female in a diagram. The shape of pyramid reflects the growth status of the population, whether it's growing या फिर ये stable है या फिर declining है. तो यहाँ पे देखिए तीन यहाँ पे एज पिरामिड दिया हुआ है. एक है एज पिरामिड एक्सपैंडिंग, वन इज स्टेबल एंड अनदर वन इज डिक्लाइनिंग. प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि क्या है, मैं यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, बच्चे. ठीक है ना. रिप्रोडक्टिव यानी कि जवान आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो अडल्ट. ओके, जिनके पास रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं. एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में यू कैन से बूढ़े, ओके, या फिर ओल्ड पीपल, राइट, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको बोला है पोस्ट रिप्रोडक्टिव. बच्चे भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो रिप्रोडक्टिव एज में एंटर ही नहीं किए हैं, तो ये इसको हमने बोल दिया प्री रिप्रोडक्टिव. तो देखिए अगर प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चों का नंबर ज़्यादा है किसी पॉपुलेशन में, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर है, और सबसे कम नंबर किसका है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि ओल्ड पीपल का है. तो देखिए ऐसी पॉपुलेशन हम कैसे बोलेंगे, ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है कि आगे 10 साल बाद ये पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इतने सारे बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर जाएंगे, है ना. इतने सारे बच्चे, ये इतना सारा जो डेटा है, ये इतना सारा नंबर है जो सब रिप्रोडक्टिव एज में, और जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज में एंटर किए पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी, मतलब बहुत तेज़ से बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी. दैट्स वाई दिस इज दी एक्सपैंडिंग एज पिरामिड. समझ आई ये बात. स्टेबल मतलब क्या कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चे और अडल्ट दोनों का नंबर सेम है. तो जब बच्चे अडल्ट यानी रिप्रोडक्टिव एज में एंटर भी किए तो वो उतना ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जितना ऑलरेडी वो अडल्ट कर रहे थे. जो ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव स्टेज में थे वो जितना रिप्रोडक्शन कर रहे थे, जितने नंबर थे, से फॉर एग्जांपल बच्चे फॉर एग्जांपल 50 है, राइट, और अडल्ट जो है वो यहाँ पे 50, दोनों 50-50 है. तो रिप्रोडक्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, पॉपुलेशन के नंबर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट एक्सपैंडिंग में आएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे लेट्स से 100 है और रिप्रोडक्टिव एज वाले 50 है. तो अब 100 जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो डबल रेट से रिप्रोडक्शन करेंगे. तो ऐसी पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, स्टेबल पॉपुलेशन कहलाएगी. एंड डिक्लाइनिंग मतलब क्या, बच्चे बहुत कम है, रिप्रोडक्टिव थोड़े से ठीक है उससे ज़्यादा, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी बहुत कम नहीं है, उनका भी नंबर अच्छा खासा है ना. तो ऐसे में क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो डेथ की तरफ चले जाएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं. और बच्चे जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे तो पहले जितना रिप्रोडक्शन हो रहा था अब उससे कम रिप्रोडक्शन होगा, यानी पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा. डिड यू गेट इट. दिस इज द डिक्लाइनिंग एज पिरामिड. ठीक है, तीनों याद रखना, तीनों पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. नाउ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस टू a lot about its status in the habitat. Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size, है ना. तो अगर इनका कोई इफेक्ट होगा तो पॉपुलेशन साइज इफेक्ट होगा, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या हो रहा है उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं. The size in nature could be as low as less than 10, like Siberian crane at Bharatpur wetland in any area, or go into millions like Chlamydomonas in a pond. Population size technically called population density.
इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की। एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल है उसको ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इसको एन से डिनोट करते हैं। नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, अब इनको सिर्फ नंबर्स में मेजर नहीं किया जाना चाहिए। ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, वैसे तो डेंसिटी बताने के लिए सबसे पहले नंबर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथड। इट इज़ इन सम केसेस ईदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, बट हर जगह हम नंबर्स यानी कि हर चीज़ काउंटेबल नहीं होती, किसी किसी जगह अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बताएंगे। सो इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास लाइक पार्थेनियम Parthenium plant, but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass, amount to understanding the enormous role of banyan in that community. Underestimating. तो मतलब कि एक banyan ट्री है, अगर हम नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी देख रहे हैं तो वो ये बोल रहा है कि 200 कैरेट ग्रास है और बैनियन ट्री एक है, तो हमें लगता है कि कैरेट ग्रास की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि एक बैनियन का क्या रोल है एक कम्युनिटी में उसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको एकदम नेग्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसका पॉपुलेशन डेंसिटी तो है ही नहीं। तो हर बार पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ नंबर से नहीं कंसिडर कर सकते, हमें उससे बायोमास के रिगार्डिंग भी बात करनी चाहिए, राइट। सो इन सच केसेस the percent cover or biomass is the more meaningful measure of the population size. समझे? So total number is again not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming, है ना। तो अगर counting possible नहीं है तो वहाँ पे वैसे भी हम number के regarding नहीं बात कर सकते। If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? Sometime for certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population density. Relative density serve the purpose equally well. तो अब देखिए एक पेट्री डिश में है, इसमें डेंस बैक्टीरिया है, तो क्या हम सबको काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम क्या करेंगे, उसके छोटे से एरिया में हम काउंटिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पूरी पेट्री डिश की नंबर को हम एक आइडिया लगा सकते हैं, एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, रिलेट करके हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। सो फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। अब एक लेक की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने लगे फिश की, तो इज इट पॉसिबल टू काउंट? नो, इट वोंट बी पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, एक बार उस ट्रैप में, एक बार के ट्रैप में कितनी फिशेज आ रही है उसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूलाज लगा के हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एंड उसके बेसिस पे वी कैन एस्टिमेट दैट दिस मच फिशेज वुड बी देयर इन दिस लैंड। So we are mostly obliged to estimate population density indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in a national park and tiger reserve is often based on the pug marks and fecal pellets. तो टाइगर को ऐसे काउंट नहीं करना मुश्किल है, सो इसलिए उनके पग मार्क्स या फीटर पैलेट्स के थ्रू भी हम उनके नंबर्स को पता करते हैं। तो दीज आर द वेज, ओके। तो ध्यान रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर नंबर्स के थ्रू, मतलब ओवरऑल ये क्या कहना चाह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के थ्रू पता कर सकें, हमें बायोमास के रिगार्डिंग भी बात करनी चाहिए। और इवन नंबर में भी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ईच एंड एवरीथिंग, तो उस केस में हम रिलेटिव डेंसिटी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर रही है? सो द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, है ना। अब पॉपुलेशन का साइज कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा, ये ज़्यादा कम हो सकता है, राइट। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर की, मतलब बाहर से कोई प्रेडेटर आ गया तो अब वो खा जाएगा, तो यानी पॉपुलेशन का नंबर कम हो सकता है, एंड एडवर्स वेदर, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ एडवर्स वेदर समझ रहे कि वेदर कुछ इस तरह का हो गया, कैलामिटीज़ कुछ ऐसी हो गई कि पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा, ओके। In fact, it is these changes in population density that give us some idea what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. तो उससे हमें आइडिया होगा कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ कम या ज़्यादा हो रहा है, नंबर कम या ज़्यादा हो रहा है।
वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेस। अब वो बोल रहा है कि 4 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। 2 of which, like natality and immigration, contribute to increase in population density, and 2, mortality and immigration, it is to decrease। समझ आ रही है ये पॉइंट? देखिए 4 पॉइंट है, बात करते फिर मैं बताती हूँ। पहला है natality, मतलब कि बर्थ। ओके, मतलब क्या? बर्थ। ठीक है बेटा। सो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो किसी एक पॉपुलेशन में लेट्स से वहाँ पे 50 लोग रहते हैं, अब वहाँ पे जो भी कपल्स हैं वहाँ पे बर्थ हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 5 और बच्चे पैदा हो गए तो वो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये पॉपुलेशन को बढ़ाने में इनपुट दे रहा है। सेकेंड है मॉर्टेलिटी, यानी कि डेथ। अब वहाँ पे कुछ लोग मर गए तो ये पॉपुलेशन की साइज को कम कर रहा है। सो इट्स अ नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। करेक्ट। थर्ड आ जाता है इमाइग्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मतलब क्या? एक टाइम पीरियड में कुछ बाहर से कुछ लोग रहने आ गए हमारे हैबिटेट में। हमारे यहाँ 50 लोग रहते थे, 10 लोग और यहाँ पे आ गए हैं रहने के लिए, तो अब पॉपुलेशन का साइज़ कितना हो गया? 60 हो गया। तो पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा। तो नैटिलिटी प्लस करता है, मोर्टिलिटी माइनस करता है, इमाइग्रेशन प्लस करता है पॉपुलेशन साइज, एंड इमाइग्रेशन यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, है ना। ये क्या हुए? यानी कि 50 में से 10 लोग चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए, इमाइग्रेट हो गए, कहीं और जाकर रहने लगे, तो ये पॉपुलेशन साइज को कम कर देगा। तो 2 बढ़ा रहे हैं और 2 कम कर रहे हैं, जिसको हमने कुछ इस तरह से दिखाया है कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो प्लस में इमाइग्रेशन एंड नैटिलिटी हो गया, एंड मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन माइनस। तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सो इफ n is the population density at time t, then its density at time t1 plus, यानी कि आज से 1 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? यानी कि t1 प्लस, यानी कि 1 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो इनिशियल जो भी पॉपुलेशन थी nt प्लस क्या? प्लस बर्थ एंड इमाइग्रेशन, ये तो प्लस कर रहे हैं, माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। इन दोनों, इन सब के बाद ओवरऑल जो भी नंबर निकल के आ रहा है, इट कुड बी माइनस, इट कुड बी प्लस, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उसको हम ओरिजिनल जो हमारी पॉपुलेशन थी उसके साथ ऐड कर देंगे, एंड देन वी विल गेट कि 1 साल के बाद हमें कितना पॉपुलेशन मिला। समझे? तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है ना ये। ओके, तो एनी प्रॉब्लम इन दिस वन? आई डोंट थिंक सो, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। So you can see from the above equation that the population density will decrease if the number of birth plus the number of increase कि birth भी and number of immigration यानी B plus I is more than the number of death plus the number of immigrants। D and E से ज़्यादा है तो population का size बढ़ जाएगा। Under normal condition, birth and rates are most important factor influencing the population density, and other 2 factor assuming इम्पॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। ठीक है ना, एक स्पेशल कंडीशन है वो एज्यूम करेंगे, यानी कि इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन तो स्पेशल कंडीशन में हम उसे कंसीडर करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम हमेशा बर्थ और डेथ को ही मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के फ्लक्चुएट होने में। सो फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, इमाइग्रेशन में कॉन्ट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। अब ये क्या कह रहा है? मानिए एक एरिया में अभी न्यू पॉपुलेशन आई है, ठीक है, ओके, अब उस एरिया में बर्थ होगा तो यानी कि 1 साल बाद 2 साल बाद जाकर उसमें पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, समझ रहे हो। बट अभी उसी में ही सडनली और कुछ लोग इमाइग्रेट हो गए तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो जस्ट अभी वो एक कॉलोनाइज कोई हुई है अगर पॉपुलेशन, तो वहाँ पे इमाइग्रेशन मेजर रोल प्ले करेगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट, समझे। तो यानी कि इमाइग्रेशन जो है वो स्पेशल कंडीशन में मेजर रोल प्ले करता है, अदरवाइज तो बर्थ एंड डेथ ही मेन रोल प्ले करते हैं। बट इस कंडीशन में अभी इस वक्त इमाइग्रेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने के लिए या फ्लक्चुएट करने के लिए रादर देन बर्थ रेट। ये बात समझ में आई? ओके, चलिए
सो आगे बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की. सो डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न. ठीक है ना, कि ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो टाइम के साथ साथ क्या पैटर्न शो करती है. वी हैव बीन कंसर्न अबाउट अनब्रीडल्ड human population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraints on growth. Okay, क्योंकि हमारा population बढ़ता जा रहा है, तो now we are curious to find कि एनिमल में पॉपुलेशन का पैटर्न इस तरह का ही रहता है या फिर ये कुछ ऐसा दबाव बना के रखते हैं कुछ कि ताकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो स्टॉप, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में रहे. सो परहैप्स वी हैव लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम द नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना. तो पहला पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज़ एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, ये क्या कहना चाह रहा है कि रिसोर्सेज यानी कि फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली असेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, खाना चाहिए. तो ऑब्वियसली ये जो रिसोर्सेज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए. आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड. अब वो बोल रहा है अगर हम ये मान के चले आइडियली, है ना, रियलिस्टिक नहीं है, आइडियली हम ये मान के चल रहे हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फूड कभी ख़त्म नहीं होगा, स्पेस कभी ख़त्म नहीं होगा. Each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed while developing his theory of natural selection. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हर स्पीशीज ग्रो करेगा अपना अच्छा फुल पोटेंशियल से एंड फुल ग्रो करेगा. Thus the population grow in an exponential और ज्योमेट्रिक फैशन. ज्योमेट्रिक फैशन अगर आपको याद हो, ज्योमेट्रिक में क्या है, हर इंडिविजुअल पार्ट ले रहा है ग्रो करने में, हर इंडिविजुअल पार्ट ले रहा है डिवाइड करने में. तो यानी कि पॉपुलेशन एकदम एक्सप्लोड हो रही है, फास्ट बढ़ रही है. और एक्सपोनेंशियल का मतलब भी ये है कि पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, यहाँ पे कोई भी डिक्लाइनिंग फेज नहीं आ रहा है, कभी भी नहीं आएगा. सो इफ़ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n the birth rate, not total number but per capita birth are represent as b, birth rate को b से represent किया, and death rate again per capita death rate as d. then the increase or decrease in n यानी कि population density या size में बढ़ेगा या कम होगा during a unit period time t will be denoted as dn upon dt is equal to b minus d into n, birth minus death. b minus d को हम r डिनोट कर रहे हैं. तो दिस इज दी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का हमने इक्वेशन दिया, dn upon dt is equal to rn. So r in this equation is the intrinsic rate of natural increase and is very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on the population growth. तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कि उसका नंबर बढ़ रहा है, वो अपने ग्रो कर रहा है, तो इंट्रिंसिक कितनी रेट है, अपना कितना पोटेंशियल यूज़ कर रहा है, और उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस पॉपुलेशन पे. समझ आई ये बात? सो to give you some idea about the magnitude of R value, for the Norway rat R is 0.015 and for floor beetle it is 0.12. In 1981 the R value for human population in India was 0.0205. Find out what the current R value. Okay, अगर आप R वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसको माइनस करके यू कैन फाइंड आउट द R वैल्यू. ओके, तो ये थोड़ा सा समझ में आया कि वो बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल में ये ग्रोथ हमेशा बढ़ती ही जाएगी. सो द above इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन एंड रिजल्ट. अब इसकी ग्रोथ क्या होगी, तो अगर आप इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यू विल सी इसका ग्राफ हमेशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी डिक्लाइन नहीं होगा, कभी नीचे नहीं आएगा. एंड दे गिव द जे शेप कर्व when we plot n in relation to time. ठीक है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने टाइम के कंटेक्स्ट में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, वी विल फाइंड दिस काइंड ऑफ. इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन. तो ये एन टी एंड नॉट ई आर टी. ठीक है, ये इसकी इक्वेशन जिसमें एन टी इज पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, intrinsic rate of natural increase, and E the base of natural logarithm. Okay,
यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ? ओके, वो बोल रहा है कि आइडियली कभी इस रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे तो पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता ही रहेगा ना, कभी डाउन नहीं रहेगा. ओके, सो एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम. वो यही बोल रहा है, बढ़ता ही जाएगा और बहुत फास्ट ग्रो करेगा. डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट, बहुत स्लो ग्रो करता है, कुड रीच एनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक्स. चेक्स मतलब क्या? कंट्रोल, है ना, कि कोई पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई रिसोर्सेज कमी नहीं हो रही है, और अगर उसकी एब्सेंस होगी कोई भी कंट्रोल की तो उसका भी नंबर बहुत फास्ट बढ़ेगा. द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population could build up when growing exponentially. तो एक यहाँ पे बताया है आपको एग्जाम्पल के थ्रू. द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर अ चेस गेम. द किंग, confident of winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister. The minister humbly said that if he won, he wanted only some wheat grains, and the quantity of which to be calculated by placing on the chessboard 1 grain in square 1 and 2 in square 2, then 4 in square 3 and 8 in square 4. मतलब कि डबल करना है एंड सो ऑन. तो वो बोल रहा है कि अगर वो जीता तो चेस में जितने भी स्क्वायर है तो चेस का लास्ट स्क्वायर तक पहुँचते पहुँचते, यानी कितने स्क्वायर होते हैं? 64. 64 तक पहुँचते पहुँचते जितने भी ग्रेन होंगे बस मुझे उतने ग्रेन्स चाहिए. ओके, डबलिंग ईच टाइम द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ व्हीट ऑन द नेक्स्ट स्क्वायर अंटिल ऑल द 64 स्क्वायर वर फिल्ड. द किंग एक्सेप्टेड द सीमली सिली बैट. उसने सोचा ये कितनी सिली बैट है एंड स्टार्टेड प्लेइंग. बट अनलकीली फॉर हिम द मिनिस्टर वॉन. अब मिनिस्टर जीत गया. द किंग फेल्ट दैट fulfilling the minister bet was so easy. He started with a single grain on the first square, proceed to fill the other square, following minister's suggested procedure. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 square. समझे कि 64 स्क्वायर तक पहुँचते पहुँचते जितने ग्रेन्स चाहिए उतने ग्रेन्स है भी नहीं उसके पास. Now think of a tiny paramecium started with just one individual and through binary fission doubling in number every day. And imagine what a mind-boggling population size it would reach in 64 days. ठीक है, प्रोवाइडेड फूड एंड स्पेस रिमेन अनलिमिटेड. तो वो ये बोल रहा है कि अगर फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड हुआ तो कोई बहुत स्लो ग्रोइंग भी एनिमल है ना, वो भी बहुत फास्ट ग्रो करेगा. ओके, एंड विच इज़ अनरियलिस्टिक एक्चुअल में. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, या फिर ऐसा हुआ तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. तो नेक्स्ट ग्रोथ करवा जाता है विच इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ का. So no population of any species in nature has its disposal unlimited resource to permit exponential growth. Ideally था वो, but realistic में unlimited resource कभी नहीं हो सकता. Resource कभी ना कभी तो end होंगे ही. So this leads to competition. तो अब competition शुरू हो जाएगा between individual for limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. The governments of many countries have also realized this fact and introduce various restraints with a view to limit human population growth. मतलब कि बहुत सारे उन्होंने restraint मतलब बहुत सारे limits लगाई, बहुत सारे ऐसे मतलब conditions करी जिसकी वजह से human population का growth एक control हो जाए. In nature, a given habitat has enough resource to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस लिमिट एज अ नेचर कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट. कि नेचर के पास जितने भी रिसोर्सेज है उससे वो कोशिश करेगा कि उस पॉपुलेशन का मैक्सिमम ग्रोथ करे, बट उसके बियॉन्ड जाके तो वो भी उससे सपोर्ट नहीं कर सकता और नेचर भी उसको ग्रोथ को अलाउ नहीं कर सकता. तो यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ किसी भी इंडिविजुअल की एक हैबिटेट में जो हो सकती है नेचर के थ्रू, विच इज़ कॉल्ड द नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, कि ये उसकी मैक्सिमम ग्रोथ करवा सकता है कि कितना वो मैक्सिमम उस पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है. ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियली अ लैग फेज. अब शुरू में लैग फेज होती है जिसमें वो बस ग्रो करना शुरू कर रहा है, फॉलोड बाय फेज ऑफ एक्सेलरेशन. अब एकदम बढ़ रही है. जब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गए तो अब उनमें कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा एंड डिक्लेरेशन. और अब क्या होगा, डिक्लाइन होने लग जाएगी पॉपुलेशन क्योंकि कॉम्पिटिशन हो रहा है. एंड फाइनली एसिम्प्टोट,
मतलब क्या, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, एसिम्प्टोट हो जाएगा, मतलब अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब क्या होगा, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच चुका है. नाउ नो फर्दर चेंजेस. अ प्लॉट ऑफ n इन रिलेशन टू टाइम t रिजल्ट्स इन अ सिग्मोइड कर्व. इसमें कैसा कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व. पहले वाले में कैसा मिल रहा था, जे शेप कर्व. दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड दी वर्हर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. ये नाम ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है. एंड डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन. तो डी एन अपॉन डी टी, आर एन इतना तक था किसमें, एक्सपोनेंशियल में. अब यहाँ पे ऐड कर दिया k माइनस एन अपॉन के, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी. सो एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r intrinsic rate of natural increase, and k is carrying capacity. Since resources for growth for most animal population are finite and become limited sooner or later, कभी ना कभी तो रिसोर्स खत्म होंगे ही, the logistic growth model is considered a more realistic one. Gather from government census data the population figure for India for the last 100 year, plot them and check which growth pattern is evident, है ना. तो इसका देखिए ग्रोथ एक बार पैटर्न देख लेते हैं. तो यहाँ पे अब आप इसका ग्रोथ देखोगे तो इट इज़ लॉजिस्टिक, यानी कि एस शेप. इसका कैसा होता है, एस शेप का होता है. एंड दिस इज दी कैरिंग कैपेसिटी की. इसके ऊपर ग्रोथ देखो, ऊपर ग्रो नहीं हो रहा है, कि ये नेचर की मैक्सिमम ग्रोथ है कि यहाँ तक ग्रो करेगा और उसके बाद ये डिक्लाइनिंग में चला जाएगा यहाँ, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है, समझ आया. दिस इज हाउ दीज टू कर्व फॉलो. तो ये कर्व का ध्यान रखना है, शेप ध्यान रखना है, इनकी इक्वेशन ध्यान रखनी है, के का रोल ध्यान रखना है, आर का रोल ध्यान रखना है, ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे भी कवर कर लेते हैं इसी में ही. लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस, है ना. पॉपुलेशन हमेशा इवॉल्व करती है सो दैट कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, बेस्ट फिट हो सके, सो दैट इट कैन रिप्रोड्यूस. सो हाई आर वैल्यू in the habitat in which they live. So under a particular set of selection pressure, organism evolved towards the most efficient reproductive strategy. जैसे उस पर प्रेशर आया या कोई लिमिट्स उस पर अप्लाई होने लगी तो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इस तरह से होता है कि वो अपनी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी और एफिशिएंट कर ले. सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में रिप्रोड्यूस करते हैं, वाइल अदर्स ब्रीड मैनी टाइम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, लाइक बर्ड, मैमल बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं. सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एक बार में बहुत सारे नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ऑयस्टर, पेलाजिक फिशेस, while other produce a small number of large size offspring, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का साइज बड़ा है तो कम नंबर में रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक बर्ड, मैमल. सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस. Ecologists suggest that life history trait of organism have evolved in relation to constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live, ठीक है ना. तो उसकी जो ट्रेट्स होंगे ऑर्गेनिज्म के वो उस पर वेरी करेंगे, क्या क्या ट्रेट्स उसमें इवॉल्व होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स उसमें इवॉल्व होंगे, नई कैरेक्टर्स क्या इवॉल्व होंगे, ये किस पे डिपेंड करेंगे कि उसके ऊपर किस तरह के बायोटिक और एबायोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना, कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहा है. So evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists. इस पे हम बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च और पूरा रिसर्च चल रहा है, ठीक है. ओके, लास्ट एक टॉपिक रहता है आपका पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें ये ग्रोथ कर्व इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हमेशा क्वेश्चन फ्रेम होता है. तो आपको इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, समझना है. फिर भी डाउट है तो आप मेरे जो बोर्ड वाले जो मेरे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने बोर्ड पे समझा रखा है, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं और ये भी पढ़िए. ये दोनों अगर कर लिया ना तो डेफिनेटली आपको एकदम क्लियर होने वाला है, बिकॉज एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मस्ट, ज़रूरी है. दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस सीरीज़. तो आपको ये करना ही है, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है. तो प्लीज़ एक बार ये मेरे साथ कर लीजिए. अगर फिर भी आपको लग रहा है थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंटरैक्ट करके रखूं, बट फिर भी आपको ये करना ही है, एनसीईआरटी रीड करना ही है, तभी आप नीट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बायोलॉजी. गॉट इट, ओके. तो चलिए पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड. कोई भी इश्यूज़ है नीट से रिलेटेड, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू शेयर विद मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट एडवाइस, जो मैं अपने तरफ से बेस्ट आपको कर सकती हूँ. ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय.